हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और जिसमें आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा उपराष्ट्रपति। आज का जो टॉपिक है वो उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी चीज़ें हमारे संविधान में दर्शाई गई हैं, प्रयास करेंगे कि सभी आपको स्पष्टतया बताई जाएं। और उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक जो वर्णन दिया गया है, तो अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 71, इन अनुच्छेदों में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें जो अनुच्छेद 63 दिया है, अनुच्छेद 63 में स्पष्टतया ये लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे अनुच्छेद 52 में लिखा होता था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 63 में लिखा होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 63 हो गया। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के कार्य को बताया गया कि उपराष्ट्रपति कौन सा कार्य करेगा। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के कुछ कार्यों में से एक प्रमुख कार्य बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दी जाए कि जो राज्यसभा है ये संसद का एक अंग होती है। इससे पहले भी बताया जा चुका है कि संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। एक तो सर्वप्रथम इसमें राष्ट्रपति आता है, उसके बाद इसमें राज्यसभा आती है, राज्यसभा के बाद इसमें लोकसभा आती है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, जबकि जो राज्यसभा का सदस्य होता है ये राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं चुना जाता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष का मतलब यह है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा या राज्यसभा का सभापति होगा। अध्यक्ष कह लें या सभापति कह लें, बात एक ही है। तो अनुच्छेद 64 यह कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में लिखा है कि राष्ट्रपति के पदरिक्ति के संबंध में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। मान लो किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद अकस्मात खाली हो गया, तो राष्ट्रपति का पद तो अब किसी समय भी खाली रह नहीं सकता है, किसी भी क्षण के लिए खाली नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति का पद हर हाल में भरना होता है। तो मान लो कि राष्ट्रपति अकस्मात उसका पद रिक्त हो गया, मान लो उसने त्यागपत्र दे दिया या उसकी डेथ हो गई कार्यकाल के दौरान, या पद पर रहते उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अर्थात राष्ट्रपति के न रहने के बाद उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति हो जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसमें ये बात बताई गई है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर हम बात कर लें, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब संसद के सभी सदस्यों का मतलब क्या है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है, राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य वो चाहे मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। जबकि राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य होंगे, मतलब मनोनीत भी होंगे और निर्वाचित भी होंगे। तो यह अनुच्छेद 66 बात करता है। अनुच्छेद 67 जो है, अनुच्छेद 67 इसके कार्यकाल की बात करता है। और कार्यकाल इसका कितना होगा, शपथ ग्रहण के बाद अगले 5 वर्षों तक, शपथ ग्रहण के बाद अगले 5 वर्षों तक। इसके अलावा इसका पद बीच में भी रिक्त हो सकता है, इस कार्यकाल के दरमियान भी रिक्त हो सकता है। तो उसका एक पहला तरीका ये है कि एक तो उपराष्ट्रपति खुद त्यागपत्र दे दे, उपराष्ट्रपति खुद त्यागपत्र दे दे। दूसरा, उपराष्ट्रपति की पद पर डेथ हो जाए। तीसरा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाए, प्रस्ताव पारित किया जाए और उसके पद से हटा दिया जाए।
और उपराष्ट्रपति के को हटाने के संदर्भ में जो प्रस्ताव आता है वो सर्वप्रथम राज्यसभा से पारित होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में अगर प्रस्ताव पारित होना है तो प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा जाएगा और राज्यसभा इसे साधारण बहुमत से पास करेगी, उसके बाद लोकसभा जाएगा, फिर जो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 67 बात करता है, सॉरी अनुच्छेद अनुच्छेद 67 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 68 जो है, अनुच्छेद 68 बात करता है उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति के संदर्भ में। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तब क्या होगा, जो है उसका पद कैसे भरा जाएगा, इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है अनुच्छेद 68 में आपको मिलेगा। तो अनुच्छेद 68 जो है ये उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति के संदर्भ में बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 69 जो है ये उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी प्रतिनिधि, राष्ट्रपति जिसको नियुक्त कर दे वही जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ये अनुच्छेद 69 बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 70 आता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है किसी भी प्रकार की आकस्मिकता पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये बात दो जगह लिखी है। एक तो आपने ऊपर देखा था अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 में लिखा गया था कि राष्ट्रपति के पदरिक्ति के संदर्भ में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो यहाँ सीधे कह दिया गया था कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। बाकी जो अनुच्छेद 70 में लिखा है, तो अनुच्छेद 70 में ये दिया गया है कि मान लो कोई आकस्मिकता हो गई, मतलब राष्ट्रपति जो है तो राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो गया तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति उसके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो अनुच्छेद 70 में लिखा है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 71 की, तो यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी यहाँ सम्मिलित है। मान लो कि किसी प्रकार का विवाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में है तो उसको निर्वाचन आयोग नहीं देखेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आपको। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसको निर्वाचन आयोग नहीं देखेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है इस मामले में निर्णय लेगा कि इसका मतलब जो भी आगे होना है निर्वाचन से संबंधित, उसके निर्वाचन को वैध ठहराना है या अवैध ठहराना है, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। बाकी अन्य निर्वाचनों में निर्वाचन आयोग करता है, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय करता है। यही प्रश्न पूछा गया एक बार, शायद यूपी सब इंस्पेक्टर 2017 की परीक्षा में पूछा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका निर्णय कहाँ लिया जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में लिया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 71 हो गया। तो अनुच्छेद 63 से 71 तक आपने देख लिया है कि ये उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, अनुच्छेद 63 से 71। अब जो है शुरू हो जाते हैं हमारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है जिनको आप MCQ के नाम से जानते हैं। तो MCQ यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो यहाँ से प्रारंभ होंगे आगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है उसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा दिया है कि उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है ये आपको देखना है। तो नंबर 1 जो है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर होगा, तो आप देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये लोकसभा का सदस्य तो बिल्कुल भी नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति ना होकर के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसलिए ये तो गलत ही था, ये भी गलत हो गया। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जब इसमें से कोई नहीं है तो ये तो अपने आप गलत हो गया। तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ पाए होंगे। और अगला प्रश्न हमारा दिया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, मान लो कि राष्ट्रपति के पद पर रहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो पदरिक्ति के संबंध में, राष्ट्रपति के पदरिक्ति के संबंध में जो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो निर्वहन करेगा तो कब तक करेगा, ये पूछा जा रहा है। मान लो कि अभी राष्ट्रपति के निर्वाचन को सिर्फ 6 माह बीते हैं और राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो गया है, या पदरिक्ति के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये कब तक करेगा, ये बात यहाँ पर देखनी है। तो कब तक करेगा, राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के पूरा होने तक, या अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहेगा, या अधिकतम 1 वर्ष तक आसीन रहेगा, या अधिकतम 1 माह तक आसीन रहेगा। इन विकल्पों के आधार पर आपको देखना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, एक बार आप ध्यान से देखें कि राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के पूरा होने तक। तो ये ऑप्शन जो है इसका पूरी तरीके से गलत है। राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल का मतलब ये है कि मान लो 6 महीने हुए हैं राष्ट्रपति के पद को जो है भरे हुए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के। तो अभी तो जो है करीब करीब 4.5 वर्षों का टाइम बाकी है। तो क्या 4.5 वर्षों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना रहेगा? तो ये तो बात गलत है। तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहेगा, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो यही होगा। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह ही आसीन रहेगा। 6 माह के अंदर ही निर्वाचन आयोग को क्या कराना है कि राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है, राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है बस। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। तो पुनः जो नवनियुक्त राष्ट्रपति होगा, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा, वो अपने पद पर आसीन हो जाएगा या पद ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिकतम 6 माह तक ही जो है पद पर आसीन रह सकता है, अधिकतम 1 वर्ष तक तो ये भी गलत है, अधिकतम 1 माह तक तो ये भी गलत है, और पहला तो गलत ही था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य होने का मतलब गलत है, आपसे गलत कथन पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, पहला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जब ये राष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो ये बात तो बिल्कुल भी ठीक है, ये तो गलत नहीं है, और गलत ही आपसे पूछ रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी सही है। तो ये इसका जवाब नहीं होगा। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, एक बार इसको देखेंगे, बाकी आगे ऑप्शन देखो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो है न्यूनतम आयु जो दर्शाई गई है वो 35 वर्ष ही दर्शाई गई है। तो यह भी ठीक है, ये विकल्प जो डी है यह भी ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भाई ये बात कहाँ तक ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करते हैं? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती ही नहीं है, उसका तो निर्वाचन होता है, क्योंकि आपने निर्वाचक मंडल भी देखा है, अभी बताया गया था कि संसद के सभी सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी कहीं नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया है, हाँ, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो कौन कौन ऑप्शन में, एक बार देख लो। एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या वी गिरी। तो कौन से जो है कौन है इसमें? तो एस राधाकृष्णन है, यही जो है उपराष्ट्रपति हैं, ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। तो ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद की अर्हता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना है आपको, सही नहीं मतलब सही है ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सही नहीं है, मतलब जो गलत है वो कथन बताना है आपको। तो भारत का नागरिक हो, तो ये तो बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक नहीं होगा तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। कम से कम 35 वर्ष का हो, ये भी सही है।
राज्यसभा का सदस्य हो। अब भाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य कैसे हो जाएगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य थोड़ी ना होता। उपराष्ट्रपति का सीधे निर्वाचन होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं, बस इतना है। और ये डी वाला तो अपने आप गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा होगा कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। तो यही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 6, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता? तो भी आपने देखा था, पिछले जो तथ्य बताए गए हैं कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति ही होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब वही कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। तो जो अध्यक्ष होगा वही अध्यक्षता करेगा। तो अध्यक्ष कौन होता है? भाई उपराष्ट्रपति होता है। तो यही सही है इसका। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? आपने जितना भी देखा उन सभी का यहाँ पर निष्कर्ष निकाल करके इसका आंसर देना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ध्यान देना यहाँ पर उपराष्ट्रपति लिखा है, राष्ट्रपति नहीं लिखा है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो पहला, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानमंडल का तो कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो पहला तो बिल्कुल भी गलत हो गया। दूसरा, राज्यसभा के सभी सदस्य। भाई राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं? तो बिल्कुल गलत, क्योंकि राज्यसभा के साथ साथ इसमें लोकसभा के भी सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा दिया है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संसद के दो ही सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को। तो यही लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं। तो यही इसका सही है। संसद के निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित गैर निर्वाचित से मतलब ही नहीं है, मतलब निर्वाचित सदस्य इसमें वोट ही नहीं करेंगे, क्योंकि संसद के सभी सदस्यों को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है मत देना होता है या वोट करना होता है। तो संसद के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस में राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल अगर कहीं पर लिखा मिलता है तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि विधानमंडल इसका बिल्कुल सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल में विधान परिषदें भी शामिल हैं, और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो विधानमंडल लिखा है अगर, तो आप ध्यान से उसको पढ़ करके आंसर देंगे। बाकी संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो फिलहाल में इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है उसमें कौन कौन होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें सीधे जो है जनता वोट करे, आम आदमी वोट करे। तो आम आदमी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी आपने कभी मत दिया हो तो आप सोच लें, आम आदमी इसमें वोट नहीं करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आम आदमी वोट नहीं करता है, तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो होगा नहीं। मनोनयन तो इसका पहले से नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं निर्वाचन होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसका होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न संख्या 8 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन लेता है? बस वही आगे आपका अनुच्छेद 71 में यही तो बताया गया था कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद हैं उनका निर्णय कौन लेगा? तो न संसद लेगी, न मंत्रिमंडल लेगा, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामले देखे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि संसद और मंत्रिमंडल से कोई मतलब ही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ही यहाँ पर निर्णय लेता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के प्रस्ताव को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? पदच्युत करने का मतलब उसको हटाने का जो प्रस्ताव है
ये कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, हटाने का प्रस्ताव। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग स्पष्टतया लिखी गई है कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रस्ताव जो है का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर देखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए या पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव को कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रश्न को देखेंगे लोकसभा में नहीं पेश किया जाता है, नहीं प्रस्तुत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में, तो ये भी गलत हो गया। संसद की संयुक्त बैठक में, ये भी गलत हो गया। ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा उसे साधारण बहुमत से पारित कर देगी, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा की स्वीकृति मिल जाएगी, उपराष्ट्रपति को जो है पद रिक्त करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 11 कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पदच्युत किया जा सकता है, मतलब कैसे हटाया जा सकता है। तो अभी आपने इस प्रश्न में, पिछले प्रश्न में भी देखा कि जो है उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट नहीं हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर तो सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा भी करे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कहता है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। तो यही सवाल जो है सही होगा, क्योंकि नीचे भी डी नंबर भी ऑप्शन यही लिखा है कि राज्यसभा के दो तिहाई द्वारा बहुमत पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है साधारण बहुमत, यहाँ लिखा है 2/3। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है उसमें साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा 11 का वो होगा सी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो भी प्रावधान है या जो भी प्रस्ताव पारित करना है तो उसको 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। इसको जो है 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि भाई आपके खिलाफ जो है राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने वाला है। 14 दिन पहले उसको जो है सूचना देनी पड़ेगी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपने मत का प्रयोग करता है। मत का मतलब जैसे राज्यसभा में कोई प्रस्ताव चल रहा है और उस पर मतदान हो रहा है, तो क्या उपराष्ट्रपति उसमें मत कर सकता है, मतदान दे सकता है, वो बात इसमें पूछ रहा है आपसे। तो क्या प्रत्येक स्थिति में दे सकता है, तो प्रत्येक स्थिति में नहीं दे सकता है। मतों के बराबर रहने की स्थिति में, यहाँ पर यही फैक्ट इसका सही है। मान लो कि जितने भी राज्यसभा के सदस्य थे उन सभी ने मत किया और मतलब बिल्कुल 50-50 आ गया, दोनों तरफ जो है 50-50% आ गया, 50% हाँ के पक्ष में है, 50% ना के पक्ष में है। तो ऐसी कंडीशन में प्रस्ताव तो पारित होना पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है निर्णायक मत दे सकता है, उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है। बाकी साधारण स्थितियों में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत नहीं देगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। कभी नहीं करता है तो नहीं करता है वो बात अलग की है, लेकिन कभी नहीं करता है ये बात गलत है। क्योंकि कभी नहीं करने का मतलब क्या, फिर निर्णायक मत पर भी नहीं करेगा, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। ऐसा लिखा गया है कि अगर किसी प्रस्ताव पर बराबर बराबर मत हाँ और ना में पड़ते हैं तो वहाँ पर निर्णायक मत के रूप में उपराष्ट्रपति अपना मत दे सकता है या वोट दे सकता है उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए अपने सदन से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि मान लो कि यही कोई प्रस्ताव लोकसभा में चल रहा है, कोई प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में चल रहा है। अब लोकसभा में भी यही कंडीशन आ जाती है 50-50 वाली कंडीशन आ जाती है कि 50% हाँ के पक्ष में है, 50% ना के पक्ष में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो मतलब वोट कर सकता है, तो यही कंडीशन उस पर भी अप्लाई होती है। लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष साधारणतया मत नहीं देता है, क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य भी होता है, फिर भी उसको साधारण मत नहीं देना
देने का अधिकार है, किंतु निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष भी दे सकता है। निर्णायक मत का मतलब वही 50-50 वाली बात कि आधे लोग हाँ के पक्ष में, आधे लोग ना के पक्ष में हैं, आधे आधे सदस्य मतलब दोनों तरफ बटे हुए हैं, तो वहाँ पर निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष भी दे सकता है और राज्यसभा का सभापति भी दे सकता है, लेकिन दोनों साधारण स्थिति में अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मतों के बराबर रहने की स्थिति में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 13 कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में क्या होगा, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ये बात तो लिखी है। फिर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति 6 महीने तक अधिकतम जो है राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। फिर जो है 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करा लेने हैं। चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो अपने पद पर आसीन हो जाएगा। तो यहाँ आपसे ये पूछ रहा है, उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो कितने भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, या इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि इसका ये ऑप्शन सही है ये, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। 6 माह जो है ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति के संदर्भ में संविधान में ये लिखा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो यथाशीघ्र, उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो गया है तो यथाशीघ्र का मतलब जितने जल्दी हो सके यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। बाकी इसके अलावा यह नहीं लिखा है कि 1 माह में कराना होगा, 2 माह में कराना होगा, या 6 माह में कराना होगा, या जो है 5 वर्षों के बाद कराना होगा। ये कुछ नहीं लिखा है। बस इसमें यही लिखा है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव कराया जाएगा, और फिर जो है उपराष्ट्रपति का पद भर दिया जाएगा, जो भी होगा आगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कोई भी प्रावधान नहीं है। और कोई प्रावधान न होने का मतलब यह है कि उसमें यही लिखा है कि यथाशीघ्र चुनाव कराया जाए। यथाशीघ्र का मतलब जितने जल्दी संभव हो, बस यही लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। और प्रश्न संख्या 14 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। अब यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। तो आपको पिछली क्लासेस में बताया गया था कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको क्या क्या अधिकार होते हैं किसी विधेयक पर। तो किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकता है। साधारण विधेयकों को कि भैया आप इस पर एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, फिर हमें बताइए कि ठीक है या नहीं ठीक है। और पुनर्विचार होने के बाद अगर पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है तब दूसरी बार में राष्ट्रपति जो है वो बाध्य हो जाता है। तो दूसरी बार में राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर कर देगा अगर दोबारा वो साधारण विधेयक जो है दोबारा संसद से राष्ट्रपति के पास पहुंचा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, मतलब उनको पहली बार में ही बाध्यता दे दी गई है, पहली बार में ही बाध्य कर दिया गया है कि किसको वो नहीं लौटा सकते हैं। तो भैया आप जानते हैं कि साधारण विधेयक को तो लौटा सकते हैं। अभी भी हम जो है इसी पर चर्चा कर रहे थे कि साधारण विधेयक को लौटा सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। गैर सरकारी विधेयक को भी वो लौटा सकते हैं, लेकिन जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। पहली बार में ही उन्हें हस्ताक्षर करना होगा धन विधेयक पर। एक बार हम गैर सरकारी विधेयक की बात कर लें। एक विधेयक जो होता है एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। तो जो सरकारी विधेयक होता है और जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसमें अंतर क्या होता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि सरकारी विधेयक जो है इसको कोई मंत्री प्रस्तुत करेगा, सरकारी विधेयक को कोई मंत्री प्रस्तुत करेगा, जबकि गैर सरकारी विधेयक को कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। गैर सरकारी विधेयक को कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही होंगे।
तो जो सरकारी विधेयक होगा वो उसको सिर्फ मंत्री प्रस्तुत करेगा और गैर सरकारी विधेयक को कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ गैर सरकारी विधेयक की भी आप डेफिनेशन देख लिए हैं क्या थी। तो भारत के उपराष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, तो वो विधेयक है धन विधेयक। और धन विधेयक का निर्णय कौन लेता है कि धन विधेयक, कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है कि नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये कौन निर्णय लेता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 15 है। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है किंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता है? आप ध्यान रखेंगे, पहली बात तो यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है, दूसरी बात यहाँ पर निर्वाचन में लिखा है, और तीसरी बात यहाँ पर महाभियोग में लिखा है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति की बात हो रही है, फिर निर्वाचन की बात हो रही है, फिर महाभियोग की बात हो रही है। तो आपको इसमें यह बताना है कि इसमें से मतलब वह कौन सा निकाय है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है किंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो हिस्सा है, लेकिन उसके महाभियोग चलाने का जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसमें वो भाग नहीं लेता है। तो वो कौन सा इसमें निकाय है? प्रश्न संख्या 15 जो है वो आपसे यही पूछ रहा है कि वो कौन सा निकाय है। तो आप देखेंगे लोकसभा, भाई लोकसभा जो होता है तो लोकसभा संसद का अंग होता है और राज्यसभा भी संसद का अंग होता है। और लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, उसके महाभियोग में भी भाग लेते हैं। तो ये दोनों विकल्प तो बिल्कुल भी ठीक हैं, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उसमें पूछ रहा है जो नहीं ठीक है वो बताओ। तो यहाँ पर देखो दो विकल्प नीचे दिए गए हैं, एक तो राज्यों की विधानसभा और दूसरी राज्यों की विधान परिषद। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा सही होगा, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा सही होगा। तो आप ध्यान से अगर देखें तो हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जब बताया था तो हमने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित, संसद के निर्वाचित सदस्य और प्लस में राज्यों की जो विधान सभा होती है, राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यों की विधानसभा के और संसद के निर्वाचित सदस्य ही जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राज्यों की विधान परिषद तो पहले से ही गलत हो गया, राज्यों की विधान परिषद पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि निर्वाचन में भी भाग ले और महाभियोग में भी भाग ले। तो निर्वाचन में राज्यों की विधानसभा तो होती ही नहीं है, अब ये भाग लेता, ये भाग लेता, तो ऑप्शन सी ही बचता है। तो हमने जो है एलिमिनेशन मेथड से भी कर दिया कि जो राज्यों की विधानसभा जो है वो निर्वाचन में भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पर राज्यों की विधान परिषद भी आंसर हो सकता था अगर यहाँ पर ये न लिखा होता, यहाँ पर इतने लिखा होता कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। अगर ये महाभियोग वाली प्रक्रिया न दी गई होती, यहाँ पर अगर ये न दिया गया होता, ये सीधे कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, तो वो राज्यों की विधान परिषद हो जाता। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से निर्वाचन में भाग ले लेकिन महाभियोग में भाग न ले तो वो राज्यों की विधानसभा हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत है, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। गलत का मतलब है कि ये दोनों सही हैं लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है वो विकल्प जो सही नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं इसमें भी आप कुछ नया सीखे होंगे और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, और प्रश्न संख्या 16 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, 79 या 82? तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 80 जो है, अनुच्छेद जो 80 है ये राज्यसभा के संरचना की बात करता है, राज्यसभा क्या होगी उसका वर्णन करता है। तो राज्यसभा का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81 की अगर बात करोगे तो ये लोकसभा का वर्णन करता है या लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 79 की अगर बात करोगे तो अनुच्छेद 79 जो है ये संसद की बात करता है। अनुच्छेद 79
संसद की बात करता है। तो बस आपसे यही पूछ रहा था किस किस अनुच्छेद में संसद बताई गई है। तो अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऑप्शन सी जो प्रश्न संख्या 16 है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। अभी एक विकल्प हमारे पास बचता है अनुच्छेद 82। तो अनुच्छेद 82 भी एक बार देख लो कि अनुच्छेद 82 में क्या दिया है। तो अनुच्छेद 82 में ये दिया है कि हर 10 वर्षों के बाद, मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होगी और प्रत्येक 10 वर्षों की जनगणना के पश्चात राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का निर्धारण होगा। राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का निर्धारण होगा, यह अनुच्छेद 82 कहता है। और इस अनुच्छेद 82 पर कुछ अपवाद भी हैं। तो अगली क्लासेस में हम कभी डिस्कस कर लेंगे कि क्या अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि हर 10 वर्ष के बाद जो है जब जनगणना होगी तो सीटों का निर्धारण होगा। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके अपवादों पर हम किसी अगले दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम भी हो चुका है और प्रश्न भी अभी और शेष हैं। तो अब प्रश्न संख्या अगला देखो, प्रश्न संख्या 17 है और ये बात करता है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सीटें हो सकती हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, प्रश्न संख्या 17 कहता है। तो राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं ये पूछ रहा है, हो सकती हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, आपसे पूछ रहा है कितनी सीटें हो सकती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, मतलब इनको बढ़ाया जा सकता है 250 तक, क्योंकि 250 वर्तमान में है नहीं, इसलिए इस पर हम जोर दे रहे हैं कि 250 हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें 245, तो 245 है, ये वर्तमान समय में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। वर्तमान समय में राज्यसभा में कुल 245 सीटों पर ही जो है निर्वाचन या मनोनयन हुआ है। तो 245 सीटें वर्तमान समय में हैं और 250 सीटें अधिकतम हो सकती हैं। और अगर 12 सीटों की बात करोगे, जो 12 लिखी हैं, तो 12 सीटें जो हैं ये राज्यसभा में 12 सीटों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों से राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और 233 जो यहाँ पर लिखा है, तो 233 सीटों पर, राज्यसभा की 233 सीटों पर जो है निर्वाचन होता है। राज्यसभा की 233 सीटों पर निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर सभी विकल्प आप देख लिए, और इसीलिए हमने विकल्प भी इसी हिसाब से रखे थे कि आपको सभी चीज़ें हम समझा सकें। तो 250 अधिकतम हो सकती हैं, वर्तमान समय में 245 हैं। अब 12 सीटों पर जो है राष्ट्रपति मनोनयन करता है 12 लोगों को, और 245 में से 12 आप घटा देंगे तो 233 बचेगा। तो इस पर जो है राज्यसभा की सीटों पर जो है निर्वाचन होता है 233 सीटों पर। तो सभी विकल्पों को आप एक बार देख लिए हैं और नोट डाउन कर लेंगे, और 2-4 बार नोट डाउन करने के बाद 1-2 बार देख लेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटें जो है वो कितनी हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो ये एक अनुच्छेद जो है ऑप्शन ये लिखा है 552 हो सकती हैं। 552 हो सकती हैं। दूसरा 550 हो सकती हैं। तीसरा 545, चौथा 533। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 550 सीटें अधिकतम हो सकती हैं। अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, 550 हो सकती हैं। वही बात है यहाँ पर कि हो सकती हैं, है नहीं, हो सकती हैं। अच्छा, हैं कितनी, तो वर्तमान समय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 545 सीटें हैं। लोकसभा की 545 सीटें हैं, ध्यान रखेंगे आप। वर्तमान समय में 545 सीटें जो है वो लोकसभा में हैं, जिसमें 543 पर निर्वाचन हुआ था 2019 के चुनाव में, और 2 लोगों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था जो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। और इसको अब अगले चुनाव में मनोनयन इनका नहीं होगा, क्योंकि जो अनुच्छेद 331 है जिसमें आंग्ल भारतीयों का वर्णन था लोकसभा में, तो वहाँ से इनको जो है संविधान के संशोधन के द्वारा इन दोनों लोगों को ख़त्म कर दिया गया या हटा दिया गया है।
तो आने वाला जो 2024 का चुनाव है वहाँ पर 2024 के चुनाव में जो है ये जो दो आंग्ल भारतीय होते थे, ये जो दो आंग्ल भारतीय होते थे, इन आंग्ल भारतीयों को दो आंग्ल भारतीयों को निर्वाचित या मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं लोकसभा में? तो अधिकतम 550 हो सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 19। प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में चुने जाते हैं, कि राज्यों के मुख्यमंत्री चुनते हैं, या राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, या संसद के दोनों सदस्य चुनते हैं? तो आप देखेंगे इसमें तो संसद के दोनों सदस्य चुनते हैं। दोनों सदस्य चुनते ही नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये गलत हो गया, राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं चुनते हैं। तो बस इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कि जो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? तो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में। मतलब लोकसभा में ये कहा गया है कि लोकसभा में जिस भी, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप देख लेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में। मतलब ये है कि लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली होंगी, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली होंगी, तो उसी पार्टी के किसी व्यक्ति को या उसी दल के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा में बहुमत नहीं देखा जाता है, सिर्फ लोकसभा का बहुमत देखा जाता है। लेकिन एक बात और आप याद रखेंगे कि कोई भी प्रधानमंत्री जो लोकसभा का सदस्य नहीं है तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? लोकसभा का मान लो सदस्य नहीं है तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? तो बन सकता है। उसके प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, या तो वो लोकसभा का सदस्य हो, या वो राज्यसभा का सदस्य हो। इसके अलावा भी एक विकल्प है, वो कौन सा? कि बिना किसी जो सदन के सदस्य के बिना जो है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, बशर्ते वह 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। अर्थात चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो जाए, राज्यसभा का सांसद हो जाए, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो जाए। तो खैर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कि लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही राष्ट्रपति चुना जाता है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर ए है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको ज्ञात है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। हमारा देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ, और 1947 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। 3 बार ये प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी जी, और इसी बीच जो है गुलजारी लाल नंदा भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सभी जो है ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। सभी व्यक्ति जो थे ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री हैं जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे? तो वो व्यक्ति थे मोरारजी देसाई जो थे जनता पार्टी की सरकार, यानी जनता पार्टी से इनका संबंध था। तो ये पहले व्यक्ति थे। ये बात है 1977-78 की। 1977-78 में जो चुनाव हुआ था तो वहाँ पर कांग्रेस की हार हुई थी, जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा थीं, इसलिए जनता पार्टी के जो नेता थे मोरारजी देसाई, इनको जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये सही होगा।
तो हाँ, अब शायद लास्ट प्रश्न है। हाँ, लास्ट प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी चीज़ें आज देखे हैं सभी चीज़ों को समझे होंगे, कुछ नया सीखे होंगे। हम प्रयास करेंगे कि हर दिन आपको कुछ नया बताया जाए, आप नया सीखें और खूब इसी तरह से मेहनत करते रहें। और आप सभी से जो है हम अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपना सपोर्ट, जो समर्थन जो भी है आप देते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, और जो है वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें। और जो अन्य छात्र हैं जो पढ़ने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, कृपया उनको भी जो है पहुंचाएं। हो सकता है कि उनको भी यहाँ से कुछ नया सीखने को मिले। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। और अब वीडियो को जो है एंड करेंगे, क्लास को ख़त्म करेंगे यहीं पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।